नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं खेल पत्रकार राकेश थपलियाल जी। राकेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इससे पहले कि राकेश जी के साथ हम चर्चा शुरू करें, डाल लेते हैं नजर हेडलाइंस पर। न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर जीता विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब। यूरो कप फुटबॉल में प्री क्वार्टर फाइनल लाइनअप तय। रामकुमार रामनाथन विंबलडन पुरुष सिंगल्स क्वालिफायर के तीसरे दौर में और भारत का ओलंपिक थीम सॉन्ग जारी। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है। खेल के छठे और रिजर्व दिन कल न्यूजीलैंड ने 2 विकेट गंवाकर 139 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान केन विलियमसन ने 52 और रॉस टेलर ने 47 रन बनाए। इससे पहले भारत की दूसरी पारी 170 रन पर सिमट गई। टिम साउदी ने 4 और ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट लिए। पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। 91 साल के इतिहास में न्यूजीलैंड टीम ने पहली बार कोई आईसीसी वर्ल्ड कप जीता है। राकेश जी, 2 साल से ये चैंपियनशिप चल रही थी। फाइनल न्यूजीलैंड के नाम 2425 टेस्ट मैच के बाद ये टेस्ट मैचों का वर्ल्ड कप हुआ था और कीवी टीम ने भारत को पराजित कर दिया। कहां कमी रह गई टीम इंडिया में? देखिए, टीम इंडिया की कमी तो मैं बरसों से यही बोलता आ रहा हूं कि तेज गेंदबाजी को ना खेल पाने की। हालांकि हमने इंग्लैंड में सीरीज जीती है, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके बहुत अच्छे पारखी हो गए हैं। होता क्या है कि जहां भी क्वालिटी बॉलर जब हमारे सामने आते हैं, 2 या 3 जब क्वालिटी बॉलर एक साथ आपके खिलाफ खेल रहे हो तो आपको राहत बिल्कुल भी नहीं मिलती है। और आप हमारे बल्लेबाजों को देखें तो ऐसा लग रहा था कि वो मैच किसी तरह से बल्ले से गेंद टच करा के बचते रहे हैं जी। कभी भी कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हुए नजर नहीं आए कि जितना उनका अनुभव है, जिस तरीके से उन्हें खेलना चाहिए था, डरे सहमे से हमेशा से नजर आया। और यही वजह है कि हम यहाँ पर बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर सके। जेमिसन ने जैसे जिस तरह की शानदार गेंदबाजी की, ट्रेंट बोल्ट को हम देख लें, साउदी को देख लें जी। और जो वेगनर भी हैं, ये 4 ऐसे क्वालिटी बॉलर जब हमारे खिलाफ रहते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। उन लोगों ने बड़ी प्लानिंग के साथ गेंदबाजी की कि किस बल्लेबाज को कहाँ ट्रैप करना है। हर गेंदबाज ने ऐसा लगा जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की और हम उस ट्रैप में फंस के रह गए। आप देखिए कितनी कितनी बॉलें हमारे चेतेश्वर पुजारा का मैं बड़ा फैन रहा हूं। मैं उनको उनके मतलब जब 19 क्रिकेट खेलते थे तब से मैं उनको देखता आ रहा हूं। मेरे अच्छे जानने वाले भी हैं, बहुत अच्छे स्वभाव में हैं, ऐसे क्रिकेटर मिलने मुश्किल है। लेकिन वो जिस तरह के क्रिकेट आजकल खेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि पिच पे जाते ही एकदम सेल में चले जाते हैं जी। और बस किसी तरह से बॉल जैसे टच हो गई, वो वाली चीज है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव रवैया अपनाना होगा। हमें हिंदुस्तान में अपनी पिचों को कुछ उस तरीके के पिचें फास्ट बॉलर्स की मददगार बनानी होगी। फास्ट बॉलर्स पे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। उनके फास्ट बॉलर से हमें सबक सीखना होगा कि हमारे जो तेज गेंदबाज हैं वो उस प्लानिंग के साथ गेंदबाजी नहीं कर सके। हमारी गेंदबाजी वैसी नहीं रही जैसे कि न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी थी। तो कहीं ना कहीं सीखने के लिए काफी कुछ, लेकिन कमी यही रह गई कि भाई हमारे बल्लेबाज काफी हद तक डरे सहमे से नजर आए। राकेश जी, आप बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ समय से भारतीय बल्लेबाजी की अगर परफॉर्मेंस देखें, ऑस्ट्रेलिया में हमने श्रृंखला जरूर जीती, लेकिन रहाणे के शतक को छोड़ दें तो वहां भी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे। घरेलू सरजमी पे हमने इंग्लैंड को हराया। लो स्कोरिंग टेस्ट मैचेस हुए, वहां भी रहाणे से भी रन नहीं बन रहे थे। पुजारा भी बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए। इसके साथ साथ जब न्यूजीलैंड को दरकार थी तो उनके 2 सबसे अनुभवी बल्लेबाजों ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन जब भारत कल बल्लेबाजी के लिए उतरा तो पुजारा और कोहली शायद इस लाइनअप के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। रहाणे को भी अगर उनमें शामिल कर लें, ये सब फेल हो गए। जब पंत विकेट पर टिके हुए थे, एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर उन्होंने विकेट गंवाया और फिर वहां से कोलैप्स हो गया। इंग्लैंड की सीरीज सामने है, क्या टीम प्रबंधन को चेंजेस करने की जरूरत आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अब तो रहाणे और पुजारा के बारे में सिलेक्टर्स को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि आप एक परफॉर्मेंस की बेस पर लंबे समय तक टीम 11 के अंदर बने नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि इनको वापस जाना पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट आजकल हो नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक झटका देने की जरूरत है इनको, ताकि इनको समझ आए कि भाई कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है टीम के अंदर जी। और
इन्हें अपने खेल के अंदर कुछ सुधार तो करने पड़ेंगे, वरना इसी तरह से फंसते चले जाएंगे। और क्या होता है कि आपने जैसे रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया में एक इनिंग खेल ली जी, एक शतक आपने लगा दिया, तो उसके बाद एक लंबे समय तक आप जाते हैं कि भाई हम उसी शतक के बेसिस पर टीम में बने रहे। और आपने बात की कि रिस्पॉन्सिबल शॉट खेला पंत के अंदर, तो पंत को समझना होगा कि हिंदुस्तान के कप्तान रहे कपिल देव जैसे खिलाड़ी को भी एक गलत शॉट की वजह से टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया था जी। तो बड़ा फेमस उनका वो वाक्य हुआ था कि दिल्ली टेस्ट मैच में उन्होंने एक खराब शॉट खेला और उसके बाद उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया जी। तो ये पंत को जहां पर जिम्मेवारी से खड़े होने की आपको जरूरत थी, 1-1.5 घंटा और आपको खड़े होकर खेलना था जी। तो वो मुझे लगता है बल्लेबाजों के तरह ऐसा है कि उतरने से पहले ही मैदान में दहशत ड्रेसिंग रूम के अंदर नजर आती है कि भाई कैसे खेलेंगे इन गेंदबाजों को, कैसे खेलेंगे। और जिस तरह की बेहतरीन गेंदबाजी तो कोई है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आपको पता है कि आपको इसी तरह की गेंदबाजी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपको अपने खेल में बदलाव लाने होंगे और टीम की जरूरत के हिसाब से आपको खेलना होगा। ऋषभ पंत को इस चीज को बिल्कुल हर हालत में समझना पड़ेगा। जी हाँ, टीम प्रबंधन को बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, साथ ही रणनीति में भी बदलाव की जरूरत है और देखना दिलचस्प होगा कि विराट कोहली और रवि शास्त्री किस तरीके से टीम को मैनेज करते हैं, जो कि इंग्लैंड के साथ टेस्ट श्रृंखला में बहुत कम समय बचा है। भारत के रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में विश्व के शीर्ष ऑलराउंडर बन गए हैं। आईसीसी की ताजा टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में जडेजा ने वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर को पीछे कर अब पहला स्थान हासिल किया है। ऑलराउंडर की सूची में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स तीसरे और भारत के रविचंद्रन अश्विन चौथे स्थान पर हैं। इंग्लैंड ने श्रीलंका को पहले 2020 मैच में 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान श्रीलंका की टीम ने 7 विकेट पर 129 रन बनाए। दसुन शनाका ने सबसे ज्यादा 50 रन की पारी खेली। सैम करन और आदिल रशीद ने इंग्लैंड के लिए 2-2 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड ने 17 गेंद बाकी रहते 2 विकेट खोकर यह मैच जीत लिया। जॉस बटलर ने नाबाद 68 रन की पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दूसरा 2020 मुकाबला आज होना है। यूरो कप फुटबॉल की सरगर्मियां हर तरफ है। फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें यूरो कप पर टिकी हैं। कल इसमें 4 मुकाबले खेले गए। रिपोर्ट के साथ हैं दीपिका शर्मा। यूरो कप फुटबॉल में बुडापेस्ट में ग्रुप एफ में पुर्तगाल ने अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में फ्रांस के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए मैच का पहला गोल 31वें मिनट में पेनल्टी से किया। पहला हाफ खत्म होने से ठीक पहले करीम बेंजेमा ने भी पेनल्टी पर गोल करके फ्रांस को बराबरी पर ला दिया। दूसरा हाफ शुरू होते ही बेंजेमा ने 47वें मिनट में एक और गोल करके फ्रांस को मैच में आगे कर दिया, लेकिन 60वें मिनट में एक और पेनल्टी की मदद से रोनाल्डो ने गोल किया और मैच ड्रॉ रहा। इसके साथ ही रोनाल्डो ने ईरान के अली डेई के 109 गोल करने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। इस ग्रुप में म्यूनिख में हंगरी की तरफ से एडम जलाई ने 11वें मिनट में ही गोल करके सबको चौंका दिया। जर्मनी के काई हावर्ट्स ने 66वें मिनट में बराबरी वाला गोल किया, लेकिन 68वें मिनट में हंगरी के एंड्रस शाफर ने गोल करके टीम को फिर से बढ़त दिला दी। लियोन गोरेट्स्का ने 84वें मिनट में जर्मनी के लिए गोल किया और मैच ड्रॉ हो गया। इसी वजह से हंगरी की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। ग्रुप ई के दोनों मुकाबलों का परिणाम निकला। स्पेन ने स्लोवाकिया को 5-0 से करारी शिकस्त देते हुए राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की की। वहीं स्वीडन ने पोलैंड को 3-2 से धोते हुए नॉकआउट खेलने की अपनी राह तैयार की। स्वीडन के लिए एमिल फोर्सबर्ग ने दूसरे और 59वें मिनट में गोल किया। पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने 61वें और 84वें मिनट में गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया, लेकिन मैच खत्म होने से थोड़ी देर पहले स्वीडन के विक्टर क्लेसन ने गोल करके टीम को जीत दिला दी। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। राकेश जी, कल सबकी नजरें लगी थी पुर्तगाल और फ्रांस के बीच जो मैच हुआ। रोनाल्डो ने एक बार फिर साबित किया कि वो क्यों दुनिया के नंबर 1 स्ट्राइकर हैं। पेनल्टी से ही गोल किया, लेकिन दबाव के क्षणों में पेनल्टी को कन्वर्ट करना भी एक बड़ी कला है। बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, पुर्तगाल की टीम पिछली चैंपियंस लीग में और वो एक लकी लूजर के रूप में जो है राउंड ऑफ 16 में पहुंची है और जैसा प्रदर्शन हम चाहते थे कि देखने को मिले, बड़ा खिलाड़ी रोनाल्डो बड़े मैच के अंदर जिस तरह से प्रदर्शन करता है, तो मुझे लगता है बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। पेनल्टीज का इस मैच में रिकॉर्ड बनाया। इस मैच में इतनी पेनल्टी यहाँ पर मिली जो आम देखने को नहीं मिलती है जी। और जहां तक रोनाल्डो की प्रतिभा क्षमता उसके बारे में किसी को कोई संदेह नहीं, लेकिन ये होता है कि जब टीम को जरूरत हो उस समय जो खिलाड़ी प्रदर्शन करे वो बड़ा खिलाड़ी वो कहलाता है। संयोग से की हालत बहुत खराब इस टूर्नामेंट में रही है। ग्रुप मैचों को देखें
तो ग्रुप ए में आप देखिए किसी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, 9 अंक लिए, नीदरलैंड्स ने 9 अंक, बेल्जियम ने 9 अंक लिए जी। तो ये टीमें एकदम टॉप के साथ राउंड ऑफ 16 में पहुंची हैं और पुर्तगाल जैसी चैंपियन टीम भी किसी तरह से ये ड्रॉ खेलने की वजह से दोनों टीमें ये क्वालिफाई कर गई हैं। तो इस ड्रॉ से कल जो है ड्रॉ भी देखने को मिले और जो स्पेन ने धमाकेदार जीत दर्ज की, तो इस यूरो कप में ये अच्छा देखने को मिल रहा है कि गोल हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और पुर्तगाल की बात कर रहे थे तो संयोग से ये टीम 2016 में जब यूरो कप की चैंपियन बनी थी उस समय भी तीसरे पायदान पर ही थी अपने ग्रुप में और उसके बाद वो क्वालिफाई करके गई और चैंपियन बनी और इस बार भी अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर रहकर ही उसने क्वालिफाई किया है। तो हो सकता है इतिहास अपने आप को दोहराए। आपने स्पेन के मैच की बात की, 5-0 से स्पेन ने वो मुकाबला जीता और कहीं ना कहीं लुई एनरिके जो उनके कोच हैं उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब भी दे दिया। कई तरह के सवाल उठ रहे थे उनमें, लेकिन जो मैच था वो हंगरी ने कमाल किया जर्मनी के खिलाफ। जर्मनी ड्रॉ के साथ भले ही आगे बढ़ गया लेकिन फुटबॉल प्रेमियों का दिल हंगरी की टीम ने जीत लिया। राकेश जी हाँ देखिए, अब लेकिन वही बात आती है अंत में कि आपने दिल जीता हो कुछ जीता हो, अल्टीमेटली जो रिजल्ट होता है, जो टीम आगे जाती है उसको पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि गेम अच्छा खेला, उसका फायदा ये मिलता है कि आने वाले भविष्य में आपको अच्छा मिलता है कि भी आपने बड़ा अच्छा मैच खेला एक तगड़ी के खिलाफ और उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता है आगे जाके। लेकिन इस टूर्नामेंट में तो यही है भाई, उनकी कहानी तो खत्म हो गई है। जी हाँ, और कहीं ना कहीं पोलैंड को भी निराशा लगी होगी। उनके कप्तान रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने 2 गोल किए, उनको फीफा बैलन डियोर का विश्व का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब भी मिला था, लेकिन अपनी नेशनल टीम के साथ वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं अपनी प्रतिभा को। ऐसा अक्सर आनंद होता है बड़े प्लेयरों के साथ कि भाई वो जब क्लब के लिए खेलते हैं तो उनका प्रदर्शन एक अलग लेवल का रहता है और जब वो अपने देश के लिए खेलते हैं तो वो प्रदर्शन अलग लेवल का रहता है। क्योंकि जब आप क्लब के साथ खेलते हैं तो क्या होता है कि 2-4 अगर आपके पास अच्छे खिलाड़ी हैं, फॉरवर्ड लाइन में मिडफील्ड आपकी अच्छी है तो वो आपको फायदा देती है। जी बिल्कुल। और जो राष्ट्र की टीम होती है तो उसमें आप अपने देश के खिलाड़ियों के साथ ही खेलना है आपको, तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता रहा है पहले भी। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले 26 जून से शुरू हो रहे हैं, जिसमें पहला मैच वेल्स का सामना डेनमार्क से होगा। इसके बाद इटली और ऑस्ट्रिया भिड़ेंगे। तीसरे मैच में नीदरलैंड्स के सामने चेक गणराज्य की चुनौती होगी। चौथे मैच में बेल्जियम और पुर्तगाल टकराएंगे। 5वें मुकाबले में क्रोएशिया और स्पेन के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। छठा मैच फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच होगा। 7वें मुकाबले का रोमांच इंग्लैंड और जर्मनी के बीच दिखेगा, जबकि 8वां और राउंड ऑफ 16 का अंतिम मैच स्वीडन और यूक्रेन के बीच होगा। उधर कोपा अमेरिका में पेरू ने 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार तरीके से वापसी करते हुए ग्रुप बी के मुकाबले में इक्वाडोर के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला और नॉकआउट चरण में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में अब 28 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे युवा निशानेबाज दिव्यांश सिंह पनवर की। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने का हुनर और देश के लिए कुछ करने के जज्बे के साथ टोक्यो ओलंपिक में पदक के बड़े दावेदार हैं निशानेबाज दिव्यांश सिंह पनवर। हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ओलंपिक खेलने की, ओलंपिक जाने की। अपनी पूरी जी जान से कोशिश करूंगा ओलंपिक में मेडल लाने की। छोटी उम्र में बड़ा कारनामा करने का ही नाम है दिव्यांश। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में दिव्यांश ने जूनियर स्तर पर ही अपने खेल से ये जता दिया था कि उनमें कुछ बड़ा करने का दमखम है। दिव्यांश के नाम 2019 के ISSF विश्व कप में 4 स्वर्ण पदक हैं। व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड मेडल के साथ उन्होंने मिक्स्ड टीम इवेंट में भी देश के लिए स्वर्णिम सफलता हासिल की। दिव्यांश टोक्यो में बेहतर करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सरकार का पूरा साथ भी मिल रहा है। गवर्नमेंट और साई का हमें काफी सपोर्ट मिला है। हमें उन्होंने फाइनल हॉल दिया है, प्रोवाइड किया हमारे लिए। बहुत ही अच्छी रेंजेस बनाए हमारे लिए। ट्रेनिंग में फाइनल हॉल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेंटल स्टेटस थोड़ा सा अलग होता है। दिव्यांश की मां निर्मला पनवर बताती हैं कि खेलों के महाकुंभ के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दिव्यांश बहुत मेहनत कर रहा है इस समय। सुबह 5:30 बजे उठना, वर्कआउट करना, रेंज जाना, मेडिटेशन करना, उसके बाद जो उनकी प्राइवेट कोच के रेंज है उसमें जाना, रात को 10 साढ़े 10 बजे फिर वो वापस आता है। हर खिलाड़ी की तरह दिव्यांश के भी ओलंपिक से जुड़े अपने सपने हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ। बुलंद हौसले, दृढ़ इच्छा शक्ति और युवा जोश के साथ दिव्यांश टोक्यो में निशानेबाजी को एक नई ऊंचाई देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे।
बहुत कम उम्र है और लक्ष्य पर निशाना है, कितनी उम्मीदें हैं आपको राकेश जी दिव्यांश से? हमें सभी निशानेबाजों से हैं, लेकिन जो हमारे युवा निशानेबाज हैं उनका प्रदर्शन जो है लगातार वो बोलता है जी। इस बारे में आप किसी से पूछे क्या उम्मीद है? जो खिलाड़ी 18 साल 8-9 महीने की उम्र अभी है जी। और वो वर्ल्ड का नंबर 1 शूटर भी रह चुका है 10 मीटर एयर राइफल में जी। इस समय वो वर्ल्ड नंबर 2 की पोजीशन पर है और वर्ल्ड कपों में उन्होंने पदक जीते हुए हैं। और आप देखिए कि जब एक ट्रायल हुई थी फरवरी में जी। तो फाइनल्स के अंदर उन्होंने 253.1 का स्कोर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड फाइनल्स का तोड़ दिया था। बिल्कुल। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वो तोड़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो ओलंपिक्स होता है ना वो एकदम अलग हटके होता है। बिल्कुल। क्योंकि जब एक शूटिंग चैंपियनशिप में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि सिर्फ आपके शूटर ही होते हैं। जब ओलंपिक्स में आप जाते हैं तो 200 से ज्यादा देशों के खिलाड़ी आपको वहां पर मिलते हैं। तो एक जैसा दिव्यांश ने बताया कि मैं फाइनल वाली रेंज में करता हूं तो वो मुझे फील आती है वहां की, जी। है ना। तो हमने दिव्यांश को देखा था दिल्ली में, अभी वर्ल्ड कप हुआ था मार्च के अंदर जी। उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था जी। लंबे कद के हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं, चोटी भी रखते हैं जी। तो एक अलग से नजर आते हैं एकदम। लेकिन वहां वो थोड़ा सा नर्वस महसूस कर गए, अपने को नर्वस हो गए थे और कांस्य पदक ही जीत सके थे। तो एक 2019 में इन्होंने बीजिंग में वर्ल्ड कप में रजत पदक जीत के अपना ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया था। तो इनको तैयारियों का काफी मौका मिला है, बहुत पहले ये क्वालिफाई कर गए थे। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये टोक्यो में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए सफलता हासिल करेंगे। इस बीच टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत कल जारी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित थे। पार्श्व गायक मोहित चौहान ने गीत लक्ष्य तेरा सामने है के बोल लिखे हैं और इसे गाया भी है। तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना। जोश है तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे। ओलंपिक के बाद टेनिस की बात करें तो भारत के रामकुमार रामनाथन विंबलडन पुरुष सिंगल्स क्वालिफायर के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने दूसरे दौर में अर्जेंटीना के टॉमस मार्टिन को 6-3, 6-4 से पराजित किया। रामकुमारन ने पहले दौर में स्लोवाकिया के जोसेफ कोवालिक को हराया था। भारत के प्रजनेश गुणेश्वरन और अंकिता रैना को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा है। और चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल फिनलैंड में कुआरताने गेम्स में हिस्सा लेंगे और टोक्यो ओलंपिक के लिए अपना मनोबल ऊंचा करेंगे। यूरोपियन सर्किट में कुआरताने गेम्स नीरज का तीसरा टूर्नामेंट होगा। उन्होंने 10 जून को लिस्बन में और 22 जून को कार्लस्टाड में स्वर्ण पदक जीता था। 2018 जकार्ता एशिया और राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन नीरज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 88.07 मीटर का है। राकेश जी, कार्यक्रम में समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के स्पोर्ट्स स्कैन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।